कैसे हो भाई साहब? लगाऊंगा लगाऊंगा भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी स्टार्ट तो अभी तो 4-5 मिनट पड़े हैं। बढ़िया बढ़िया। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। जल्दी ज्वाइन कर लो। आगे सब आ जाओ भाई, बहुत जल्दी आ जाओ भाई। आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होना है, जिस टॉपिक को पढ़ के सारे पुर्जे खुलेंगे दिमाग के। जल्दी आ जाओ। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज हमारा इतना पार्ट भी हो जाएगा कि हम फिर उसको क्वेश्चंस कर पाए उसके। फिर मैं तुम्हें डीपीपी भी दे दूंगा आज तो। ठीक है, आज इतना हो जाएगा कि तुम डीपीपी कर सको। फटाफट आ जाओ। एक बात दोबारा बता रहा हूं,
हमें जो भी पार्ट हो रहा है उसको साथ साथ करना है। बहुत बढ़िया, कोई टॉपिक को छोड़ेगा नहीं, जिसने छोड़ा वो फिर आदत पड़ जाएगी और धीरे धीरे फिर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। और डिमोटिवेशन वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है, डिप्रेशन वहीं से आता है। तो सारा कुछ साथ साथ करना, ठीक है, कंप्लीट करते हुए चलना। तुम्हारे पास बहुत टाइम है, क्लास भी ज्यादा लंबी नहीं हो रही अभी, ठीक है, और तुम्हारे पास घर पर ही बैठे हो, टाइम भी टाइम है। राम राम जी, राम राम, सत श्री अकाल भी सबनों, सत श्री अकाल। सारे ग्रुप में लिंक आ गया था ना? आ गया। मैं करनाल से हूँ भाई। बेटा डीपीपी की अलग से नोटबुक बना लेना एक, ठीक है, कि ये डीपीपी की मेरी नोटबुक है अलग से, ठीक है, उसके अंदर ही सोल्व करनी है डीपीपी, रफ में नहीं करना। डीपीपी की एक नोटबुक बनेगी जिसमें डीपीपी भी करोगे और बुकलेट भी करोगे, ठीक है। एक तरफ से डीपीपी कर लेना, पिछली तरफ से बुकलेट कर लेना, मतलब वो तुम्हारी मर्जी है। मैं जो बता रहा हूँ कि उस हिसाब से तो डीपीपी की अलग नोटबुक ही बनाना। क्या कह रहे हो भाई? जल्दी आ जाओ, टाइम बहुत लगाते हो। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, अरे डीपीपी मतलब है कि डेली तुम्हें एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम नाम होता है कि तुम हमने जितना टॉपिक किया उस पर क्वेश्चंस, ठीक है, असाइनमेंट मान लो। डीपीपी आज मिल जाएगी, बोलते रहो, आज से मिल जाएगी। आज हमारा इतना टॉपिक हो जाएगा कि मैं डीपीपी दे दूं एक। अरे मर्जी होती है देने को, मैं तुम्हें 100 क्वेश्चन भी दे दूं, 50 भी दे दूं, जितना क्वेश्चन बनेंगे उतने दे दूंगा। अरे बुकलेट्स मतलब जिसके अंदर क्वेश्चंस होंगे, क्या कैसी कैसी बातें कर रहे हो भाई तुम? बुकलेट क्या है, डीपीपी क्या है? डीपीपी दोबारा बता रहा हूँ, डीपीपी के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन करना क्या है, कुछ डीपीपी होंगी जो सिंपल होंगी, तो उसको क्लास में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर्सनली जिसको एक आधे क्वेश्चन में डाउट होगा वो पूछ लेना, ठीक है। अगर कोई ज्यादा मुश्किल होगा मैं क्लास में अपने आप डिस्कस कर दूंगा। जो मुझे लगेगा कि मुश्किल है, किसी से नहीं हुआ होगा, मैं क्लास में करवा दूंगा। बुकलेट डिस्कस होगी, ठीक है, वो प्रॉपर डिस्कस होगी। डीपीपी भी अगर कोई मुश्किल होगी वो भी डिस्कस होगी। कुछ अगर बिल्कुल सिंपल सी डीपीपी है जिसमें डिस्कशन करने में टाइम वेस्ट ही लगेगा, तो उसको हम, ठीक है, पर्सनली जिसका जो डाउट होगा भेज देना। स्टार्ट कर दे भाई। हाँ बेटा हाँ। हाँ डीपीपी मुझे जो भेजेगा टीचर उसको ही भेजनी है, ठीक है, ग्रुप में कुछ नहीं डालना, पर्सनली भेजनी। फटाफट 101 का सगन डालो, फिर स्टार्ट करते हैं। फटाफट 101 का सगन डाल दिया जाए। ये तो 103 हो गया। चलो, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। मुझे बता दीजिए हमने लास्ट टॉपिक कल क्या किया था? हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला किया था, यही किया था। हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले थे, याद है सबको? बोलो, याद है? ठीक है। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे एक बात मैं तुम्हें इतनी बार दोहरा दूंगा कि तुम्हें याद हो जाएगा कि अगर मैं ये बना रहा हूं इसका मतलब क्या है। तुम वैसे समझ ही चुके होगे, अगर मैं इतना कुछ बनाने जा रहा था अभी, तुम समझ गए होगे मैं क्या बनाने वाला था। मैं बनाने वाला था ये, ठीक है, कौन था ये? मेरा मोल, सबको पता है। मोल के साथ मैंने दो के लोगों के रिश्ते बना लिए, ठीक है। दो लोगों के रिश्ते हैं, कौन कौन है वो रिश्तेदार इसके? वो रिश्तेदार कौन कौन है? मास, ठीक है, और दूसरा रिश्तेदार कौन है उसका? नंबर, ठीक है। दो रिश्ते हम पहचान चुके हैं, ये दोनों नंबर। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे ध्यान से समझना इस बात को, नंबर से मेरा रिश्ता क्या है, इसका इसका नंबर से रिश्ता क्या है, और इसका मास से रिश्ता क्या है, मुझे एक बार बता दीजिए। अगर मैं इसके रिश्तों की बात करूंगा, इसके साथ इसका रिश्ता होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। और इसके साथ इसका रिश्ता क्या है? गिवन मास, जिसको डब्ल्यू से दिखा दूंगा, बाय मोलर मास। इतना सबको आता है, इतना सबको आता है, ठीक है। अब एक बात ध्यान से समझो, इंटरेस्टिंग बात क्या है, मुझे पता है कि अगर मैं जो यहां से n निकालूंगा, दोबारा सुनो, जो मैं यहां से n निकालूंगा वो n ये भी इक्वल होगा। बोलो हाँ या ना, क्योंकि मोल्स तो बराबर है। बोलो, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, मेरे जो मोल्स होंगे वो मेरा n बाय एन के इक्वल तो है ही, और वही मोल्स मेरे w बाय m के इक्वल भी होंगे। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो एग्जामिनर तुम्हारे साथ क्या खेला खेलता है, क्या खेला खेलता है एग्जामिनर? वो खेला ये खेलेगा तुम्हारे साथ, वो तुम्हें क्या बोलेगा, वो तुम्हें ये दे देगा, कहेगा ये निकालो।
तो पहले तुम्हें मोल्स निकालने पड़ेंगे, नहीं निकालने पड़ेंगे? बोलो हाँ या ना। पहले मुझे ये देगा तो मोलर मास तो मुझे पता ही होता है, Na की वैल्यू भी मुझे पता होती है, ठीक है। अगर मुझे ये दे दिया और ये निकालने को कह रहा है तो पहले मैं इसको अपने मोलर मास से डिवाइड करके मोल्स निकाल लूंगा, फिर मैं मोल्स जो आएंगे उसको Na से मल्टीप्लाई करके N निकाल लूंगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अगर मुझे एग्जामिनर ये दे देता है तो मैं इसको Na से डिवाइड करके ये निकाल लूंगा, उसके बाद उस Na को मोलर मास से मल्टीप्लाई करके ये निकाल लूंगा। बोलो समझ रहे हो इतनी बात? बोलो इतनी बात समझ रहे हो? मतलब मोल जो हो गया वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया, मतलब उसके थ्रू ही मैं इधर से उधर जाऊंगा, उधर से इधर जाऊंगा, तभी तो मैंने मोल को क्या बोला था? राजा बोला था। समझ रहे हो इतनी बात? ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, समझ रहे हो? हाँ बहुत बढ़िया। तुम ये वाली बात डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये और ये बराबर हो गए, ऐसा भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक बात समझो, अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन लिखो एक बार, वो मैं क्वेश्चन क्या देना चाह रहा हूं, देखो, कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 16 यू हीलियम। इसका आंसर दे दो फटाफट, फटाफट इसका आंसर दे दो, फटाफट इसका आंसर दे दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब बच्चे हो तुम, बहुत बढ़िया यार। जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था तुमने वो आंसर बहुत जल्दी दे दिया, मतलब मजा आ गया कि तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो। देखो एक तरीका सिंपल सा है, वो सिंपल सा तरीका क्या है, ध्यान से समझना। मुझे पता है, मुझे उसने ये जो दिया वो क्या दिया? मास। क्या दिया मुझे? मास दिया। पूछा क्या उसने मेरे से? नंबर पूछा है। तो मुझे बताओ मास और नंबर का बीच का कौन होता था? मोल होता था। अगर बीच का मेरा मोल होता था तो मैं क्या कर सकता हूं? एन इक्वल टू क्या कर सकता हूं? गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास कितना है? 16। मोलर मास हीलियम का होता है 4। ये कितना हो जाएगा मेरा? 4। ठीक है, अब मैं इसको इक्वेट कर सकता हूं एन बाई एन ए के, वहां से एन क्या आ जाएगा? 4Na। और हमने जैसे ये करा मजे आ गए कि हम कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, लेकिन ये हमने कर दिया गलत। हमने कर दिया गलत। गलत क्यों कर दिया? मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या ये मेरा मास ग्राम्स में गिवन है? क्या ये मेरा मास ग्राम्स में गिवन है? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन मास बाय मोलर मास, और हम दोनों को ग्राम्स में लेते हैं। अब मुझे बताओ यू की यूनिट हम कब यूज करते हैं? जब हम कुछ चंद लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब गिनती वाले लोग, क्योंकि यू तो बहुत छोटी यूनिट है। ठीक है, यू की अगर मैं बात करता हूं तो बहुत छोटा हो गया। तो यहां पर करना क्या था? यहां पर करना क्या था, आइए समझते हैं। इसको करना कैसे था? मुझे करना था यहां पर ये बात कि अगर मैं बोलूं 4u के अंदर एक हीलियम का एटम होता है, कितना एटम होता है? एक हीलियम का एटम। यही बात है कि 4u एक हीलियम का मास होता है, तो 4u के अंदर कितने आएंगे? एक हीलियम का एटम। एक यू में कितने आएंगे? एक यू में 1/4, तो 16u में कितने आएंगे? 1/4 इंटू 16। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर मेरा हो जाएगा सिर्फ 4। चमका माइंड में? चमका सबके? कि मैंने जान के पहले ये किया, क्योंकि 50% ऑफ द क्लास ने यही किया होगा, सोचा भी यही होगा, इसलिए मैंने जान के पहले इसको लिखा और क्रॉस मारा, ताकि अगर तुमने ऐसा सोचा था तुम भी ऐसे लिखो, क्रॉस मारोगे तो ज्यादा दिमाग में रहेगा कि हमने यहाँ गलत सोचा था। ठीक है, नोट्स मैंने तुम्हें बताया था जन्नत है, नोट्स तुम्हारे एक तरह से स्वर्ग तक पहुंचा सकते हैं, तो नोट्स को बढ़िया बनाना। अब यहाँ क्या हुआ, अब मैं इसका एक और क्वेश्चन बना सकता हूं, यहीं पर तुम्हारे सामने लिख देता हूं। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं यहीं पर बना देता हूं। वो क्वेश्चन क्या है मेरा, ध्यान से देखना, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 16 ग्राम हीलियम। अब क्या करना है? अब मुझे वही करना है जो मुझे करना था। मुझे पता चल गया मास है ग्राम्स में गिवन, ठीक है, और मुझे पता है
नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है गिवन मास बाय मोलर मास। क्या बनेगा 16 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 4, ये आ गया 4 मोल्स। अब मुझे पता है ये मोल्स इसके इक्वल भी होते हैं, तो मैं Na को इधर ले जाऊंगा तो मेरी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4Na। मतलब जो तुमने आंसर ऊपर निकाला था वो एक्चुअली आंसर नीचे आना था। बोलो चमके नहीं चमका, चमका नहीं चमका? दोनों में फर्क समझ गए? दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या था? सबको समझ आ गया? अब इसका एक समराइज फॉर्म कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ही ना आए। ठीक है, एक बात खुशी, एक सेकंड से देख लो बस बेटा, अगर तुम इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करोगे वही बात आ जाएगी, यही सीन पड़ जाएगा, आंसर फिर भी तुम्हारे वही आएगा 4। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए नोट बनवा देता हूं। वो नोट क्या है ध्यान से समझो। ठीक है, वो नोट क्या है ध्यान से समझो। ठीक है, वो नोट के अंदर ही सारा राज छुपा है। वो नोट को मैं, ठीक है, किस कलर से लिख देता हूँ, पिंकी पिंकी कलर से लिख देता हूँ। ठीक है, तो नोट क्या है मेरा, नोट, ठीक है, मेरा नोट है सबसे पहला पॉइंट, इफ मास is given in terms of AMU, in terms of AMU या U बोल लो, ठीक है, in terms of AMU या U, then compare it with mass of वन एटम, या ब्रैकेट में लिख देता हूं, यहां पर यूनिटरी मेथड लगा लो। क्या लगा लो, यूनिटरी मेथड। अगर स्टेप 2 मैं इधर लिख रहा हूं, नोट का सेकंड पॉइंट, नोट का सेकंड पॉइंट, इफ मास इज गिवन इन ग्राम्स, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, देन रिलेट इट विद मोल्स। ठीक है, मतलब कंपेयर, मतलब क्या हो गया, मुझे अगर एएमयू में मास गिवन है तो तुम एक के मास से कंपेयर करो, जैसे मैंने यहां कंपेयर किया एक के मास से कि 4 यू में एक हीलियम एटम होता है, तो 1 यू में 1/4, 16 यू में कितना आएगा। ठीक है, अगर ग्राम्स में गिवन है तो मुझे मोल्स निकाल लेने और सिंपली करना जैसा हमारा दिमाग कहता है। ठीक है, अब ये नोट की बातों से ही तुम्हें समझ आ जाएगा कि दोनों में फर्क क्या था। चमक गया? बोलो। ऑब्वियस सी बात है कि मुझे पता है एक का मास 4 होता है, 4 यू, तो 16 में कितने आएंगे, 4 ही आएंगे ना। ये तो कॉमन सेंस माइंड से भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ये जो मेरा होता है मोलर, मतलब मुझे ग्राम्स में गिवन है, तो इसमें तो बहुत सारा नंबर होता है, और तुम्हें दिख ही रहा होगा यहां पर, यहां मेरा आंसर आ रहा है 4 × Na और यहां सिर्फ 4 आ रहा है, तो बहुत बड़ा फर्क है दोनों में। 4 Na का मतलब है 4 × 6.023 × 10⁻23, कितना जमीन आसमान का फर्क है। बोलो क्लियर है? सबको चमक गया? बोलो। नो 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 भाई, U एंड G आर नॉट इक्वल, 100 बार बता चुका हूं। U मतलब एक एटम का मास होता है जनरली, और ग्राम्स में हम जनरली बड़े अमाउंट का मास मेजर करते हैं। ये मैं 100 बार बता चुका हूं बेटा, ऐसा मत करो। ठीक है, अभी क्वेश्चन देता हूं, वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया ना? नोट कर लिया सबने? ठीक है, एक और क्वेश्चन करो, वहां से क्लियर होगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन, पहला पार्ट 126 यू सैंपल, दूसरा पार्ट 126 ग्राम सैंपल। अब यहां से पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मैंने एक और सेम टाइप का क्वेश्चन दे दिया, अब यहां से सब क्लियर हो जाएगा। इस दोनों को कर दो। यहां पर यू पे गिवन है, यू मतलब ध्यान से सुनो, मेरे से उसने पूछा है, मेरे से, ठीक है, इन सैंपल ऑफ HNO3 लिख लो। ठीक है, यहाँ HNO3 आएगा, यहां पे भी HNO3 आएगा। अब देखो यहां पर यू गिवन है, यहां ग्राम गिवन है। ठीक है, तो यहां पर मुझे अगर यू गिवन है तो मैं डायरेक्टली कंपेयर करूंगा एक HNO3 के मास से। ठीक है,
और यहां पर मुझे ग्राम गिवन है तो मैं यहां पर मोल्स निकालूंगा। समझ रहे हो? अब क्लियर हुआ थोड़ा सा कि दोनों में फर्क क्या आया? बोलो क्लियर हुआ? देखो इधर देखो सारे, मैंने यहां पर पहले पार्ट में यू में दिया है, यू में सैंपल HNO3 का यू में गिवन है, तो पहले मैं क्या करूंगा, एक HNO3 के मास से कंपेयर करूंगा। मुझे बताओ कि एक HNO3 का मास कितना होता है? पहले एक HNO3 का 63, तो मैं ये बोल सकता हूं 63U इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मतलब 1 HNO3 का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो 1U कितने का हो जाएगा? 1/63, तो 126U कितने का होगा? 1/63 इंटू 126, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? आंसर हो जाएगा 2HNO3। लेकिन ये मेरा क्या है? HNO3। ध्यान से समझना, पूछा क्या उसने मेरे से? पूछा है उसने मेरे से नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, लेकिन ये मेरा आया क्या है? HNO3, क्योंकि मुझे जब सैंपल का मास ही HNO3 का गिवन है तो मेरे पास ये पार्टिकल्स भी HNO3 के आएंगे। अब मुझे पता है दो HNO3 में कितने ऑक्सीजन होंगे, बोलो। एक में 3 है तो दो में कितने होंगे? ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 1 HNO3 हैज 3 ऑक्सीजन। ठीक है, तो 2 HNO3 के पास कितने हो जाएंगे? 6 ऑक्सीजन इज द आंसर। 6 ऑक्सीजन एटम्स इज द आंसर। पहले पार्ट का आंसर तो ये हो गया। बोलो सबको क्लियर है? पहले पार्ट का आंसर समझ गए सब? मैंने उसको एक के मास से रिलेट किया, अब तो क्लियर हो गया। देखो बेटा, एक बात, सिंपल सी बात है कि अगर मुझे AMU में मास गिवन है तो मुझे एक मॉलिक्यूल के मास से कंपेयर करना है। मुझे पता है HNO3 का एक मॉलिक्यूल का मास 63 होता है, तो मैं देखूंगा कि 63 में एक होता है। अब मुझे बताओ, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं 5 रुपए का एक पेन आता है, ठीक है, 5 रुपए का एक पेन आता है, तो मुझे बताओ कि 50 रुपए में कितने पेन आएंगे? 50 रुपए में कितने पेन आएंगे? 10 आएंगे। यही तो किया मैंने कि 5 रुपए का एक पेन है तो 1 रुपए का कितना आएगा? 1/5, तो 50 रुपए में कितने आएंगे? 1/5 इंटू 50। यहां पर भी मैंने यही किया कि इतना एक मॉलिक्यूल का मास है तो एक यू कितने का होगा? 126 यू कितने का होगा? फिर मुझे पता चल गया कि मेरे दो मॉलिक्यूल्स है HNO3 के। पूछा है मेरे से उसने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पूछा है तो मुझे क्या करना है? एक ऑक्सीजन के पास 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, एक HNO3 के पास, तो दो के पास कितने होंगे? 6। एक बंदे के पास अगर 2 हाथ है तो 10 लोगों के पास कितने होंगे? 20 होंगे ना। वही चीज की है। मैंने 2 कब लिया ऑक्सीजन को भाई? कब लिया मैंने 2? ये 2 तो HNO3 आया है, ऑक्सीजन तो मैंने 3 लिया है। बी पार्ट पर आते हैं। देखो बी पार्ट पर आ जाओ। बी पार्ट में मुझे क्या करना है? मुझे उसने दिया है 126 ग्राम। ग्राम में गिवन है तो मैंने क्या बताया था? सिंपल है, मोल्स निकालो पहले। तो मोल्स क्या हो जाएंगे मेरे? 126 डिवाइड बाय 63, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? 2 मोल्स। अब मेरे 2 मोल्स किसके आए हैं? ये 2 मोल्स HNO3 के आए हैं। क्यों? क्योंकि जो 126 ग्राम था वो भी तो HNO3 था, तो मोल्स भी किसके आएंगे? HNO3 के। ठीक है, लेकिन मुझे तो नंबर चाहिए, तो नंबर चाहिए तो मैं क्या करूंगा? इस 2 मोल्स को N/Na के बराबर कर दूंगा, मैंने भी जैसे सिखाया था। तो यहां से N कितना आ जाएगा? 2Na। ठीक है, ये 2Na क्या आ गया? मेरे मोलिक्यूल्स। अब नंबर आ गया, मोल से मैं नंबर पर आ गया हूं। इतने मोलिक्यूल्स है किसके? ऑफ HNO3, क्योंकि जिसके मोल्स है नंबर भी तो उसी का ही आएगा ना। अब मुझे पता है कि टोटल मेरे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं। टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं? इतने। एक HNO3 के पास कितने ऑक्सीजन होते हैं? 3 ऑक्सीजन। ठीक है, तो 2NaHNO3 के पास कितने होंगे? 2NaHNO3 के पास कितने हो जाएंगे? 6Na ऑक्सीजन। ध्यान से देखो, आंसर दोनों का सेम आ रहा है, बस यहां पर साथ में Na आ जाता है और वहां पर Na नहीं आता।
समझ गए? देखो तुम शॉर्टकट भी यही लगा सकते हो कि एक से आंसर निकालो, दूसरे में एन लगा दो, बस किसी से भी निकाल लो। ठीक है, अब तो क्लियर है, मैंने बिल्कुल ठीक है 2 क्वेश्चन करा दिए, थोड़े डिफरेंट टाइप वाले। बेटा पहले इस पर आओ, ये मैंने क्या बताया अभी कि अगर मुझे पता था कि जब भी ग्राम्स में वेट होता था तो मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालता था, तो यही तो किया हुआ मैंने। मेरे से उसने नंबर पूछा है, नंबर, और दिया है मुझे मास, तो पहले मैंने मोल्स निकाल लिए। ठीक है, मोल्स निकालने के बाद मैंने यहां पर नंबर निकाल लिया, यही वाला फॉर्मूला तो लगाया मैंने। समझ रहे हो? यही चीज तो किया, पहले इन दोनों को डिवाइड करके ये निकाला, फिर इसको एन से मल्टीप्लाई करके नंबर निकाल लिया। समझ गए? आदित्य अभी मैंने आयंस कराया है, इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो? पहले जो करा रहा हूं वो सीखो ना, आयंस अभी आगे आएंगे, पहले बेसिक्स तो सीखो। बेटा मॉड्यूल तुम्हें नहीं मिला क्या? अगर नहीं मिला वो तो सेंटर, वही बात है कि एक बार बात कर लेना। ठीक है, एक बार बात कर लो, सेंटर में बात कर लो। ठीक है, खन्ना सर से या जो गुरुकुल वाले वो प्रकाश सर से कर लो। ठीक है, या इधर गौरव सर से कर लो। ठीक है, बेटा मैंने ऑक्सीजन एटम्स पूछा है, अगर मैं ऑक्सीजन का एटम पूछ रहा हूं तो ऑक्सीजन ही पूछ रहा हूं ना, O2 थोड़ी पूछ रहा हूं। भाई मैंने यहां पर क्या पूछा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछा है, तो मैंने O के बारे में पूछा है ना, ऑक्सीजन गैस थोड़ी बोल दिया या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल थोड़ी बोला है। ठीक है यार, कौन सी स्लाइड बताओ? लो बेटा आज तुम बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि तुम आज पढ़ के नहीं आए हो पिछले वाला, मुझे ऐसा लग रहा है। कल तक तुम बहुत अच्छे आंसर दे रहे थे सारे, धीरे धीरे तुम अगर ऐसा करोगे तो भाई तुम धज्जियां उड़ जाएंगी। ऐसा मत करो भाई, पढ़ के आओ डेली की क्लास का। कितनी प्रीवियस में लेके जाओगे? इतना टाइम दे रहा हूं अभी भी नोट नहीं कर रहे हो, गलत बात है ना ये। ऐसा कुछ सिलेबस ही नहीं हो पाएगा इतना स्लो रखोगे तो। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेकंड पार्ट नंबर ऑफ टोटल एटम्स, थर्ड पार्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। इन इन तीनों पार्ट बताना है, इन तुम्हें निकालना है 19.6 ग्राम H2SO4, 19.6 ग्राम H2SO4, ये तीनों पार्ट कर दो। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते। देखो जो वो वाली चीज थी AMU वाली, वो ये लगा लो कि 100 में एक बार टकरेगी या 1000 में एक बार, लेकिन जनरली ग्राम वाला ही मिलेगा। ठीक है, तो AMU वाले को ज्यादा दिमाग में नहीं रखना, हमें जनरली मोल वाले चीज ही, जब क्योंकि जनरली ग्राम में गिवन होगा। 19.6 है बेटा, 19.6। अब मुझे पहले एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ, मुझे गिवन क्या है सबसे पहले बताओ। मुझे मास गिवन है, पूछा उसने मेरे से क्या है, नंबर, मुझे पूछा उसने नंबर, तो मुझे बताओ उन दोनों का जंक्शन पॉइंट कौन है?
उन दोनों की ब्रिज कौन है? उन दोनों की ब्रिज तो अपनी मोल ही है ना, उन दोनों की ब्रिज है अपनी मोल, तो मोल पर तो आना ही आना है, तो पहले मास से मोल निकालूंगा, फिर मोल से नंबर निकालूंगा। हो गया क्वेश्चन। कुछ भी नहीं होता इन क्वेश्चंस में, बस थोड़ा फोकस रखो। बहुत बढ़िया, देखते कितनों का सही है। फर्स्ट सबका हो गया, फर्स्ट करे पहले, फर्स्ट सबका हो गया, बताओ। फर्स्ट सबका हो चुका है, फर्स्ट पर आता हूं मैं। फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। फर्स्ट पार्ट मुझे निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने में, तो मुझे मोल्स तो निकालने ही पड़ेंगे। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? 19.6 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 98, क्योंकि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा? ये 0.2 बन जाएगा। बोलो हाँ या ना, यही बनेगा ना। तो मेरा क्या मिल गया? 0.2 मोल्स आ गए मेरे, किसके? ये इंग्लिश में भी लिखा करो, 0.2 मोल्स किसके? ऑफ H2SO4, क्योंकि मास मुझे H2SO4 का गिवन था, तो मोल्स भी H2SO4 के आएंगे। बताओ। अब अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाले फॉर्मूले से, वो क्या था मेरा? N/Na, तो यहां से N कितना आ जाएगा? N 0.2 Na किसके? मोलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, क्योंकि जिसके बारे में हमारे मोल्स है उसी का मास आएगा, उसी का भी नंबर आएगा। बोलो इतनी बात आपको क्लियर है? तो पहले पार्ट का आंसर तो यही हो गया। किस किस का सही था? किस किस का सही था? सही था सबका, बहुत बढ़िया यार। देखो तुम्हारा पता है क्या है, जितना तुम मुझे अच्छे आंसर दोगे ना, मेरी एनर्जी बढ़ेगी। तुम किसी भी क्लास में देख लेना, जब तुम्हारे आंसर गलत आने लगेंगे ना, मेरी एनर्जी कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है यार ये पढ़ नहीं रहे, मैं क्यों बेफालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ। तुम्हारी जिस दिन आंसर, 2 दिन देखो तुम्हारे कितने बढ़िया आंसर आ रहे थे, मेरी एनर्जी कितनी ज्यादा थी। आज तुमने बीच में वो गड़बड़ की ना, तो इससे में थोड़ी एनर्जी कम होगी। तो तुम्हारे आंसर्स पर ही मेरी एनर्जी डिपेंड करेगी कि मैं और ज्यादा एनर्जी से पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, इसमें ही आंसर दे दिया करो, एनए में ही। ठीक है, वो मल्टीप्लाई तो बाद में तुम कर लोगे, इतना टाइम नहीं है, तुम टाइप करो। ठीक है, तो पढ़ के आया करो। अब अगले पार्ट पर आते हैं। ठीक है, अगले पार्ट पर आते हैं। अगर अगले पार्ट की अगर मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, देखो सीधी सी बात है। अगर मैं तुम्हें बोलता हूं, ठीक है, एक बंदे के पास, ठीक है, एक बंदे के पास अगर मैं बोलता हूं 20 पीपीआई किट है, ठीक है, उसकी बात कर लो, या 20 ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके बैठा है वो, ठीक है, आजकल वैसे स्टॉक हो रहा है। ठीक है, 20 ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके बैठा है वो, मान लो एक बंदा। तो अगर मैं बोलूं मेरे पास 20 बंदे हैं, तो मुझे बताओ कितने का स्टॉक इकट्ठा हो रखा है? कितने का स्टॉक इकट्ठा हो रखा है? 400 का। 400 हो रखा है। अब यहां पर बात करो, एक H2SO4 का मॉलिक्यूल कितने एटम्स को लेके बैठता है? एक H2SO4 का मॉलिक्यूल कितने एटम्स को लेके बैठता है? 4 ऑक्सीजन, 1 सल्फर और 2 ये, तो 4 5 6 7, मतलब एक H2SO4 के पास 7 एटम है। समझ रहे हो? एक H2SO4 के पास 7 है। मेरे पास टोटल H2SO4 कितने हैं? कितने हैं? 0.2 Na। तो टोटल अगर इतने हैं, एक के पास इतने हैं, तो टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे? बोलो। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूं, तो मुझे बताना है नंबर ऑफ एटम्स। तो मुझे क्या कर देना है? टोटल मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। तो यहां क्या बन जाएगा? टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं मेरे पास? 0.2 Na, और एक एटम के पास कितने एटम है? 7। तो क्या बन जाएगा ये? 1.4 Na एटम्स। बोलो इतनी बात चमक गई सबको? बोलो इतनी बात चमक गई सबको? ठीक है, हम Na से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा कि अभी तुम फिर उसको टाइप नहीं कर पाते। ठीक है, बुक के अंदर आंसर ऐसा भी मिल सकता है, 1.4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, इसको मल्टीप्लाई करके भी। मैं Na के अंदर ही छोड़ रहा हूं अभी, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो टाइप करने में।
ठीक है, समझ गए? तो मैं इसको रब कर रहा हूं। अब इतने तो तुम्हें मैथ्स आता ही है कि Na की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, अब मैं थर्ड पार्ट पर आता हूं। थर्ड पार्ट में उसने बोला है हर टाइप की वैरायटी बता दो। ठीक है, हर टाइप के वैरायटी बता दो, मतलब मुझे बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं, ठीक है, एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है, उसके पास 2 हाथ है, ठीक है, 2 आंखें हैं, ठीक है, 10 फिंगर है, ठीक है, कुछ भी ऐसा कुछ भी लिख लो। ठीक है, मान लो क्या बचा अपना, एक नोज है, कुछ ऐसा मान लो, कुछ भी मान लो। तो अगर मैं पूछूं टोटल उस पे कितना है, तो मैं बोलूंगा टोटल 5 चीजें है उसके पास। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं ईच टाइप कितना है, तो ईच टाइप 2 हाथ है, एक नोज है, 2 आईज है। अब इस चीज को यहां पर रिलेट करो, जो मैंने चीज बताई है तुम्हें, वो क्या बात है मेरी, कि उसने बोला नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। तो अगर मैं एक H2SO4 को लेके आता हूं, एक H2SO4 को, तो उसके पास 2 हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। इतनी बात क्लियर है? बोलो, ये बोल सकता हूं? बोलो। अब मेरे पास टोटल H2SO4 कितने हैं? टोटल H2SO4 तो इतने ही रहेंगे। बोलो, टोटल H2SO4 तो इतने रहेंगे। ठीक है, तो मेरे पास जो सी पार्ट है उसमें उसने बोला है टोटल हाइड्रोजन कितने होंगे बता दो। एक के पास अगर 2 है तो इतनों के पास कितना होगा? 2 इंटू 0.2 Na। बोलो, समझ गए? टोटल सल्फर कितने होंगे? एक मॉलिक्यूल के पास एक सल्फर है, तो इतने मॉलिक्यूल के पास कितने होंगे? इतने ही होंगे, 1 इंटू 0.2 Na। टोटल ऑक्सीजन की बात करूं अगर मैं, एक मॉलिक्यूल पे 4 ऑक्सीजन है, तो इतने मॉलिक्यूल्स पे कितने होंगे? 4 इंटू 0.2 Na। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा? 0.4 Na, इसका 0.2 Na और इसका मेरा 0.8 Na। सबको बात समझ आ गई? मैंने तीनों पार्ट्स का आंसर इधर दे दिया। सबको क्लियर है? बोलो, सबको क्लियर है? बोलो, अब फंडा सबको क्लियर है ना? ठीक है, एक बार इनको ना, तुम्हारा टास्क क्या होना चाहिए, क्लास ओवर होते ही, ठीक है, तुम्हारी 3 होती है, क्लास ओवर होने के बाद जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं क्लास में, उनको अलग से रफ नोटबुक पे नोट कर लो, फिर अपनी नोटबुक बंद, देखनी भी नहीं, उन क्वेश्चंस को बिना देखे सोल्व करो, फिर मैच करो कि यार सही आंसर आया। अगर सही आंसर आया तो ये लगा लो तुम्हारे डीपीपी हो, बुकलेट हो, कुछ भी हो, कहीं से भी क्वेश्चन हो, तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मतलब तुम्हारा कंसेप्ट की क्लैरिटी है। कभी नोट्स को पढ़ना नहीं है तुम्हें, तुम्हें नोट्स को लिख के प्रैक्टिस करनी होती है। वो तुम्हारी हिस्ट्री या ज्योग्राफी नहीं है कि उसको रीड करना है। तो क्वेश्चंस को क्लास ओवर होने के बाद रफ में बिना देखे किया करो सोल्व। चाहे तुम्हें लग भी रहा है जितना मर्जी आसान है, लेकिन बिना देखे फिर भी करना है। समझ गए? बोलो, समझ गए? आगे बढ़े बेटा। बी पार्ट में तो कुछ भी नहीं था, उसने बोला टोटल एटम्स कितने हैं। तो एक H2SO4 के पास टोटल एटम होते हैं 7। एक के पास टोटल 7 है ना, एक सल्फर ये टोटल 7 एटम है एक के पास। तो इतनों के पास कितने होंगे? बस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूं, तुम्हें करना है। क्वेश्चन करो, कैलकुलेट नंबर ऑफ molecules, number of atoms, number of atoms of each type। ठीक है, यहां पर एटम्स का मतलब टोटली, अगर मैं कुछ नहीं बोला तो वो टोटली होता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड ये, थर्ड ये, इन 18 ग्राम ग्लूकोज। अब देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं और क्विकली देने। ठीक है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे चलेगा, बस मैंने अलग कर दिया, ग्लूकोज डाल दिया। अब देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं और कितनी जल्दी देते हैं। अब यहां से तुम्हारा कंपटीशन तैयार स्टार्ट हो चुका है। यहां पर पिछला क्वेश्चन मैं समझा चुका हूं, बिल्कुल सेम है।
बहुत बढ़िया विठल, बहुत बढ़िया। ईशु बहुत बढ़िया। ध्रुव बहुत बढ़िया। ठीक है, मुझे एक ध्रुव का नाम ऐसे याद हो जाएगा जैसे जो लिखते, जो आंसर देते रहते हैं। ठीक है, तनुष्का का आ गया, अभिनय का आ गया, नमन का आ गया, बहुत बढ़िया। आर्य का आ गया, सेजल का आ गया। ऐसे आना चाहिए, मैं नाम ही ना पढ़ पाऊँ। मनीष, दिव्यांश, शिवांगी, शिवांशी, दिव्य, क्या नाम है, दिव्य ज्योत, आदित्य बहुत बढ़िया, प्रिंस राज बहुत बढ़िया। ऐसे यार खुश कर रखोगे तो भाई तुम्हारे क्लास में बिल्कुल मजेदार पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर तुम आंसर नहीं दोगे तो भाई फिर मजा नहीं आएगा मुझे भी। ठीक है, तो तुम्हें मुझे खुश रखना है, मैं तुम्हें रखूंगा। ठीक है, आंसर सही आने चाहिए मेरे पास। चलो बहुत बढ़िया, पहले पार्ट पे आते हैं। पहला पार्ट मैंने क्या दिया, टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। मुझे यहां पर गिवन क्या है, 18 ग्राम। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, मोल्स। मोल्स क्या हो जाएगा, 18 डिवाइड बाय मोलर्स। मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का, 180। सबको याद हो चुका होगा, तो 0.1 मोल हो गया। क्या किसका, ये 0.1 मोल ग्लूकोज का। ठीक है, ये भी लिखा करो कि ये ग्लूकोज के मोल्स आए हैं। अब अगर मैं इसको n बाय एन के बराबर भी कर दूं, क्योंकि है तो मोल्स ही है, उसको मैं इससे भी कर सकता हूं, तो मेरी n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.1 Na। क्या आ गया ये 0.1 Na, किस क्या है ये मेरे पास 0.1 Na है क्या, ये मोलिक्यूल्स किसके, ऑफ ग्लूकोज। तो पहला पार्ट हो गया, बोलो सबका सही था, बहुत बढ़िया। अगले पार्ट पर आते हैं। अगला पार्ट है मेरा नंबर ऑफ टोटल एटम्स। मुझे बताओ एक एटम, एक मॉलिक्यूल के पास कितने टोटल एटम्स है। ठीक है, अगर मैं एक C6H12O6 की बात करता हूं, उसके पास 6 ऑक्सीजन है, 12 हाइड्रोजन और 6 कार्बन, तो टोटल कितना हो गया, 24 एटम्स है टोटल। कितने एटम्स है टोटल, 24। अगर एक के पास इतने हैं तो इतने के पास कितने होंगे। ठीक है, तो टोटल बी के पार्ट का क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है, टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे, 24 इंटू 0.1 Na। तो आंसर क्या बन जाएगा, 2.4 Na। सबका सही है ये, बोलो सबका सही आया है, बोलो सबका सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब भाई लाजवाब। ठीक है, तीसरे पार्ट पर आते हैं। ठीक है, तीसरे पार्ट पर आते हैं। मेरे से उसने पूछा ईच टाइप। ईच टाइप बोले तो सबसे पहले कार्बन के बारे में बात कर लेता हूं, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन। एक एक अगर मेरा मोलिक्यूल है, ठीक है, C6H12O6, इसके पास 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। तो टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे, इतने मोलिक्यूल्स है, कहां भाग गए, इतने मोलिक्यूल्स है और एक के पास इतने हैं, तो आंसर पहले क्या हो जाएगा 0.1 Na इंटू 6। यहां कितना हो जाएगा 0.1 Na इंटू 12 और यहाँ क्या आ जाएगा 0.1 Na इंटू 6। सबका आंसर सही है, तो क्या बन जाएगा ये 0.6 Na। ये कितना बन जाएगा 1.2 Na। ये कितना बन जाएगा 0.6 Na। अगर तुम यहां पर भी ध्यान से देखना, अगर तुम यहां पर भी इसको ऐड करोगे तो तुम्हारी वैल्यू आएगी 2.4 Na, क्योंकि ये भी तो टोटल हो गया ना, और ये बिल्कुल सेम हो गए। देखो क्रॉस चेक हो गया यहां से कि हमारा आंसर सही आया। ठीक है, टोटल हमने यहां से भी निकाल सकते थे, सबको अलग अलग ऐड कर दिया और टोटल हमने ऊपर निकाल दिया, दोनों आंसर सेम आ गए। चमक गया, बोलो चमक गया, बोलो। अब तीसरे पड़ाव की तरफ चलते हैं, जो सबसे कठिन है। कठिन बोले तो अब तक जो आया दो उनसे ज्यादा थोड़ा अलग लेवल का। ठीक है, कठिन तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा अलग है। ठीक है, कुछ डिफरेंट है, मेंटोस जिंदगी है इसमें। ठीक है, तो मैं थर्ड पर आता हूं। ठीक है, थर्ड पर फ्रॉम वॉल्यूम या कैलकुलेशन ऑफ मोल्स फ्रॉम वॉल्यूम। अब एक बात ध्यान रखना, मेरी बात गौर से सुनो, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। देखो ध्यान से देखना, जो मैं बात बोलने जा रहा हूं उस पर गौर करना। कौन सा पिंक पेन ले लूं, पिंकी ले लेता हूं, पिंक। ये वाला जो मेरा फॉर्मूला था, दोबारा सुन लो, जो मेरा ये वाला फॉर्मूला था वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, आयन
किसी पर भी अप्लाई हो सकता था। जो मेरा ये फॉर्मूला था, जो मेरा ये फॉर्मूला था, वो भी सॉलिड लिक्विड गैस हर किस पर अप्लाइड हो रहा था। लेकिन क्या होगा, लेकिन ये होगा, लेकिन ये जो मेरा फॉर्मूला आएगा वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ गैस पर अप्लाई होगा। बोलो इतनी बात समझ गए? ये सिर्फ गैस पर लगेगा। बोलो हाँ या ना। मतलब वो दोनों फॉर्मूला हर जगह लग सकते हैं, लेकिन जो अब फॉर्मूला आएगा वो सिर्फ गैस पर लगेगा। क्योंकि तुम्हें पता है, अच्छे से पता है, अगर मैं थोड़ी सी गैस इस रूम में छोड़ूंगा तो वो पूरे रूम को घेर लेगी। लेकिन अगर मैं यहां पर पानी का ग्लास लाता हूं, जैसे ये रहा पानी का ग्लास, इसमें जो पानी है वो वहीं पर रहेगा। और अगर मैं सॉलिड ले आया, सॉलिड मान लो ये, जब मैं लेके आया वो अपनी वॉल्यूम नहीं बदलेगा। मतलब सिर्फ गैस है जो पूरी की पूरी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है, बाकी सबको जितनी वॉल्यूम दो उतने में वो रह लेते हैं। बोलो बात समझ गए? अब बात आती है कि ये वॉल्यूम वाला जो फॉर्मूला आएगा, पहले बताओ किस किस को फॉर्मूला पता है? वॉल्यूम वाला फॉर्मूला किस किस को पता है कि होता है? क्या फॉर्मूला होता है बताना, फॉर्मूला क्या होता है? बहुत बढ़िया। वो फॉर्मूला करने से पहले पहले मैं समझाता हूं कि आया कहां से सारा कुछ। ठीक है, इसकी थोड़ी लंबा खेल है। उसका नाम है मेरा आइडियल गैस इक्वेशन। क्या नाम है मेरा? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। अब एक बात ध्यान समझना, आइडियल गैस इक्वेशन का मतलब क्या है? तुम मुझे बताओ, ठीक है, तुम तो अभी छोटे हो, तुम्हारे जो बड़े होंगे, ठीक है, बहन भाई या कोई रिश्तेदार, उसके लिए जब तुम लड़का या लड़की देखने जाते हो तो सबसे पहले हम क्या चीज देखते हैं कि वो आइडियल होना चाहिए, आइडियल बीवी होनी चाहिए, आइडियल हस्बैंड होना चाहिए। बोलते हैं ना हमारे घर वाले कि भाई उसके सारे गुण देखते हैं कि 36 के 36 गुण मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। फिर हम क्या बोल देते हैं कि अगर जो मैं चीजें बोल रहा हूं, अगर मुझे एक लड़की सुंदर चाहिए, इतनी लंबी होनी चाहिए, ठीक है, बातें बहुत प्यार से करती हो, ये सारी एक प्रॉपर्टी है जो मैं डिफाइन कर रहा हूं कि अगर उस लड़की ने वो प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर दिया तो वो मेरे लिए आइडियल मैच हो जाएगी। बोलो समझ रहे हो? वैसे ही एक इक्वेशन है, क्या है? एक इक्वेशन जिसको जिसको अगर एक गैस सेटिस्फाई कर जाए, मतलब वो उसी के हिसाब से चले, उस इक्वेशन को क्या बोल देते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन है क्या? आइडियल गैस इक्वेशन है मेरी, ये बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। पहले मुझे बता दो किस किसने ये इक्वेशन के बारे में सुन रखा है? किस किसने ये वाली इक्वेशन के बारे में सुन रखा है पहले? चलो बहुत बढ़िया बात है, जिन्होंने नहीं सुना है, जिसने नहीं भी सुना वो भी समझ जाएंगे। देखो, तो ये इक्वेशन क्या हो गई? वो इक्वेशन जो मेरी एक आइडियल गैस समझते हो, जिसको मैं असलियत में आइडियल बोल सकूं कि भाई ये वो गैस है जो बिल्कुल आइडियल, आइडियल समझते हो ना, मतलब फील करके देखो आइडियल का मतलब क्या होता है। वो गैस जो इस इक्वेशन को फॉलो करेगी हर टाइम पर, उसको हम आइडियल गैस बोल देते हैं। और वो इक्वेशन कौन सी है? वो इक्वेशन है ये। ठीक है, सिंपल सी इक्वेशन है, सिंपल सी इक्वेशन है, जहां पर ये पी क्या होता है? पी होता है मेरा प्रेशर ऑफ गैस। क्या होता है पी? साथ साथ लिख लेना, ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस। वी क्या होता है मेरा? वॉल्यूम ऑफ गैस होता है वैसे तो, लेकिन वो मेरा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के भी बराबर हो जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है गैस इतनी सीधी नहीं होती कि अगर मैं उसको यहां पर आके एक कटोरी में डालूंगा वो कटोरी में पड़ी रहे, वो पूरी रूम को ऑक्यूपाई कर लेगी। तो जो गैस की वॉल्यूम होती है वो कंटेनर की वॉल्यूम के बराबर ही होती है। समझ रहे हो? ठीक है, अगला एन क्या हो गया? एन मेरा हो गया नंबर ऑफ मोल्स। क्या हो गया वो? नंबर ऑफ मोल्स। आर क्या है यहां पर? आर है एक कांस्टेंट जिसको हम क्या बोलते हैं? गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको हम? गैस कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। कांस्टेंट का मतलब ही क्या हो गया? वैल्यू फिक्स। और वो वैल्यू फिक्स क्या होती है? ध्यान से समझना, दो वैल्यूज होती है। एक होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और एक होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ठीक है, इसकी दो वैल्यूज होती है, तुम्हें सिखाऊंगा कब कौन सी वैल्यू यूज रखनी है। दोबारा सुन लो,
ये इक्वेशन हमें स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर आएगा तुम्हारा, ठीक है, आगे जाकर उसमें पढ़नी है, लेकिन हमारा बस यहां पर इसका इतना यूज है कि इसकी हेल्प से मैं तुम्हें निकालना सिखाऊंगा वो फॉर्मूला कहां से है, ठीक है। तो हमें इस इक्वेशन में न्यूमेरिकल नहीं करने, एक बार समझना है कि एक इक्वेशन होती है ये, ठीक है। और टी क्या हो जाएगा यहाँ पर, टी मेरा हो जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। और इस टेम्परेचर के पास मैं एक चीज बनाने वाला हूं, तुम्हें देखते ही समझ आना चाहिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। इस टी के पास मैं एक चीज बनाने वाला हूं, जो तुम्हें ध्यान रखना है, क्या बोलो, क्या है ये, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, डेंजर। डेंजर क्या है, डेंजर क्या है, ध्यान से सुनो, डेंजर क्या है, हमेशा टेम्परेचर को लिख लेना, हमेशा हिंदी में लिख लो, टेम्परेचर को केल्विन में ही पुट करना है। केमिस्ट्री में तो मर जाना मिट जाना, हमारे क्वेश्चन में केल्विन में ही वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है। हमेशा टेम्परेचर को केल्विन में पुट करना है, बोलो समझ रहे हो, केल्विन में पुट करना है, ठीक है। हिंदी में जान के लिख रहा हूं ताकि सबको समझ आ पाए, ठीक है। हमेशा टेम्परेचर को केल्विन में पुट करना है, इतनी बात समझ गए, ठीक है, इतनी बात समझ गए सब, बोलो फटाफट नोट करो इसको, फटाफट नोट करो। 0.0821 के बाद है लीटर, ये लीटर है, लीटर, ठीक है, वॉल्यूम वाला लीटर। एटीएम, ये एटीएम है, ठीक है, तारक मेहता वाला एटीएम नहीं है ये, ठीक है, पर केल्विन पर मोल। नहीं नहीं, न्यूमेरिकल हमें इसको आगे करेंगे जब ये चैप्टर पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर। हमें बस यहां से एक चीज समझानी थी, वो भी समझाता हूं, क्यों पढ़ा रहा हूं मैं ये। न्यूमेरिकल हमें इस चैप्टर में नहीं करने, इस पे नोट कर लिया, जल्दी बोलो, नोट कर लिया, ठीक है। अब छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ये जो मेरी प्रेशर होती है, प्रेशर की बहुत सारी यूनिट होती है, एटीएम भी हो जाती है, बार भी होती है, टोर भी होती है एक, ठीक है, और एमएमएचजी भी होती है, एमएमएचजी, ठीक है, पास्कल भी होती है। ये सारी मेरी यूनिट्स है, बहुत सारी होती है प्रेशर की, तुम्हें पता ही होगा आधे से ज्यादा के बारे में। वॉल्यूम की यूनिट क्या हो सकती है, लीटर भी हो सकती है, मिलीलीटर भी हो सकती है, ठीक है, मीटर क्यूब भी हो सकती है, सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकती है, डेसीमीटर क्यूब भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मोल्स तो तुम्हें पता है एक नंबर ही है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स तो एक नंबर है, तो उसके तो कोई यूनिट होगी नहीं। आर मैंने तुम्हें लिखवा दिया, और टेम्परेचर की यूनिट केल्विन भी हो सकती है, और सेल्सियस भी हो सकती है, और फ़ारेनहाइट भी, लेकिन हमें तो हमेशा ये यूज करना है, तो इस पे काटा मार दो चाहे, समझ रहे हो। इनमें हम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर में पंगे नहीं लेने, टेम्परेचर केल्विन में ही रहेगा, इतनी बात क्लियर है, बोलो। अब ध्यान से एक बात समझना, जिसको मैं पिंक पेन से मार्क कर रहा हूं, पिंक पेन से, वो एसआई यूनिट है, ठीक है। तो मुझे बताओ इसकी एसआई यूनिट कौन होती है, पास्कल, ठीक है, ये मेरी एसआई यूनिट है। यहां पर मेरी एसआई यूनिट कौन होगी, यहां पर एसआई यूनिट कौन होगी मेरी, ये मेरी एसआई यूनिट्स। लेकिन हमारी केमिस्ट्री में बहुत खास बात यह है कि हमें इस चैप्टर में एसआई यूनिट्स पुट ही नहीं करनी होती। हम जो यूनिट्स पुट करते हैं, जो जनरल यूनिट्स है उसको पुट करते हैं, उसको मैं मार्क कर रहा हूं ब्लू से, ठीक है। तो हमें इसके अंदर जनरली जो यूज करना है एटीएम, वॉल्यूम का जनरली यूज करना है लीटर, जो मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं वो है हमें जो जनरली यूज करना है, ठीक है, जो हमारे लिए कॉमन होगा, ठीक है। तो ये हमारा जनरल यूनिट्स हो जाएगी, ठीक है, और इसकी ये जनरल यूनिट ये यूज होगी। डरना नहीं है इस इक्वेशन से, हमें कोई मतलब नहीं है इस इक्वेशन से, एक बार तुम्हें बस दिखा रहा हूं, लिख लोगे, आगे चैप्टर में बहुत काम आ जाएगी ये बात। अभी ना अगर सी में टेम्परेचर गिवन हो तो हम पहले केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, अभी वो कन्वर्जन करवा दूंगा। इतनी बात सबने लिख ली, इसमें बहुत सारा कुछ इंफॉर्मेशन मैंने लिख दिया है, सारी काम की इंफॉर्मेशन है, सारी की सारी तुम्हारे अभी नहीं तो अगले चैप्टर में हर जगह काम आएगी, बीच में मैं बार बार इसका नाम भी लूंगा, इसलिए मैं पहले बता रहा हूं। लिख लिया, बोलो। न्यूमेरिकल नहीं करने बेटा, नोट कर लिया ना, ये नोट कर लिया सबने, बोलो किसने नोट नहीं किया, जल्दी करो, किसने नोट नहीं किया अभी,
जल्दी करो भाई, कर लिया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब मैं इनके बारे में कुछ बता देता हूं, ठीक है। पहले मैं बात कर रहा हूं प्रेशर की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्रेशर की, ठीक है। अच्छा सा लिख देते हैं, थोड़ा मार्कर को बड़ा कर, ठीक है। पहले मैं बात कर रहा हूं प्रेशर की। प्रेशर में जो मुझे यूनिट्स कन्वर्जन है वो थोड़ी आइडिया होनी चाहिए। वो यूनिट्स कन्वर्जन क्या क्या है ध्यान से समझना, हमारे लिए सारी यूनिट कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। मेरा जो 1 ATM होता है, ठीक है, वो 1.013 बार के बराबर होता है, और वो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। और वो 760 टोर के बराबर होता है, और वो 760 mmHg के भी बराबर होता है। मतलब अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं इन सब, इसमें सबसे बड़ी मतलब यूनिट कौन सी है? सबसे बड़ी यूनिट कौन है इसमें, ये बताओ। ऑब्वियस सी बात, एटीएम बड़ी है, क्योंकि एक एटीएम के अंदर सारी जो वैल्यूज आ रही है वो बड़ी आ रही है। मतलब एटीएम एक बड़ी चीज हो गई, तो इस वजह से हम जनरली एटीएम यूज करते हैं। खुद सोचो, ऐसा यूनिट जो है मेरी ये है, ये टुच्ची है इसके सामने, ये 1 लाख वैल्यू एक एटीएम के बराबर है। अगर मैं बोल रहा हूं मेरी 1 लाख पास्कल वैल्यू है, एटीएम में तो 1 रुपी है बस, मतलब 1 के बराबर। समझ रहे हो? टोर, TORR यूनिट है ये भी एक, टोर। बोलो क्लियर है? बोलो। अगली मैं बात करता हूं वॉल्यूम की। किसकी बात करता हूं मैं? वॉल्यूम की, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि सारी इंपॉर्टेंट है बातें। जो मेरा 1 मीटर क्यूब होगा वो 1000 लीटर के बराबर होगा, और वो 1000 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा। जिससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि मेरा 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है। समझ रहे हो? अगर ये 1000 लीटर और 1000 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है, इसका मतलब 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है। बोलो हाँ या ना? समझ गए? बोलो। बोलो। और मैं क्या बोल सकता हूं, मेरा जो 1 लीटर है, ठीक है, वो मेरा 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है, और वो मेरा 1000 ml के भी बराबर है, और वो मेरा 1000 सेंटीमीटर क्यूब के भी बराबर है, और वो मेरा 1000 cc के बराबर भी है। सीसी और ये एक ही बात होती है, दो लिखने के तरीके हैं बस। तो यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं बताओ? मेरा जो 1 ml होगा वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, मैं सारी कन्वर्जन यहीं पे बता दूंगा, आगे बहुत काम आएंगे बातें। बोलो क्लियर है? बोलो। याद ही, अभी रट्टा ना मारना, अपने आप जैसे जैसे यूज होंगी तो हम इसको याद होती जाएगी अपने आप। समझ रहे हो? ठीक है, अगली बात करता हूं मैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है? मेरा जो टेम्परेचर इन केल्विन होता है वो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 होता है। समझ रहे हो? बोलो। ये सारी जो मैंने सामने बातें लिखी हैं A to Z सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन फायदे की बात क्या है, तुम्हें जो जो बातें याद रखनी है वो मैं तुम्हें साथ साथ बताता जाऊंगा। तुम्हें अभी इतनी बात ध्यान होनी चाहिए, ये वाली बात इस चैप्टर में, ये वाली बात पता होनी चाहिए, ठीक है। और क्या पता होना चाहिए? और इतना कुछ अभी है नहीं, और ये वाला रिलेशन पता होना चाहिए। आगे जब आएगा वो मैं साथ साथ याद करा दूंगा। आर की वैल्यू तो पीछे ही बता चुका हूं बेटा। आर की वैल्यू तो ये रही, आर तो यहां लिखा हुआ है, आर तो मैंने यही लिख दिया था बेटा। ये कन्वर्जेंस है, जैसे तुम मैथ्स में पढ़ते हो भाई, ये तो मैथ्स में तुम पढ़ते तो सारा कुछ, मैंने यहाँ इकट्ठा लिख दिया बस। इसमें रिपीट क्या करूं बेटा? कन्वर्जेंस है, ये तो याद करने की चीज है, इसमें क्या रिपीट करूं? बस ये बात बोल रहा हूं कि याद मत करना भाई, अपने आप याद हो जाएगी, रट्टा ना मारना। जब यूज होंगी हम नोटबुक में पीछे जाके देख लेंगे। अपने टाइम पर अपने दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना कि रट्टा मारना है। फ़ारेनहाइट वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फ़ारेनहाइट वाला इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए।
बोलो, समझ रहे हो? बोलो, लिख लिया? अगली हेडिंग डालो, एसटीपी एनटीपी। एसटीपी का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी का मतलब क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हुआ क्या एक्चुअली, ध्यान से समझना, हुआ क्या एक्चुअली में, साइंटिस्ट कर रहे थे, साइंटिस्ट जो थे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, एक बंदा यूएस कर रहा है, एक बंदा इंडिया में कर रहा है। दोनों ने जब एक्सपेरिमेंट्स किए, दोनों ने जब एक्सपेरिमेंट किए, तो क्या पता चला कि मेरी जो वैल्यू आ रही है वो वहां से लगा रही है। उनका माथा घूम गया कि भाई ये वैल्यूज अलग कैसे आ रही है। उन्होंने सोचा कि भाई क्या ऐसा क्या हो गया, फिर उनको माइंड में आया कि हमारी जो कंडीशन है वो डिफरेंट है, वरना उनमें गुद्दम गुद्दी हो गई थी, मतलब एक दूसरे के पीटने लग गए थे कि भाई मैंने सही किया, उसने कहा मैंने। सबने फिर एक चीज सहमति दिखाई कि हम कुछ भी अगर कैलकुलेट करेंगे एक स्टैंडर्ड कंडीशंस पर करेंगे, ताकि तुम्हारा और हमारा आंसर सेम आए। उसी को हम क्या बोल देते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कई बार हम नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर भी कर लेते हैं। अब बात है उनकी वैल्यूज क्या है, ध्यान से समझना। अब उनकी वैल्यूज क्या है? ये जो मेरा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, दो टाइप के है, एक ओल्ड वाला और एक न्यू वाला। ओल्ड मतलब मेरे जमाने का, न्यू मतलब तुम्हारे जमाने का। ठीक है, ओल्ड मतलब कि जो पहले था, न्यू है जो अब है। मजेदार बात पता है क्या है? जिन्होंने बुक्स बनाई है वो बहुत आलसी है, उन्होंने वैल्यूज ही ठीक नहीं की, उनकी आज भी बुक्स में ओल्ड वाली चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो बुकलेट हो या कोई बुक हो, उन सब में आंसर्स पुरानी वाली वैल्यू से ही आएंगे। और मजेदार बात यह है कि दोनों से आंसर इतने भी फर्क नहीं आ जाएगा कि बहुत डिफरेंस हो, माइन्यूट डिफरेंस होगा। जैसे एक से आंसर अगर आ रहा है 0.49, एक से आंसर आएगा 0.5, मुझे बताओ क्या दोनों में ज्यादा डिफरेंस है? क्या दोनों में ज्यादा डिफरेंस है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम तो इसको ही 0.5 बोल देते हैं ना, तो हमारे लिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इतनी बात समझ गए? अब बात है न्यू और ओल्ड में फर्क क्या है। सबसे पहली बात, टेम्परेचर की अगर मैं बात करता हूं, टेम्परेचर है हमारा 0 केल्विन, या उसको 0 सेल्सियस, सॉरी, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस बोल लो, या 273 केल्विन बोल लो, ठीक है, या 273.15 बोल लो, लेकिन 273 बोलोगे चल जाएगा। ठीक है, यहां पर भी टेम्परेचर सेम है, 0 डिग्री सेल्सियस बोल लो या 273 केल्विन बोल लो। फर्क आएगा मेरे प्रेशर का। फर्क क्या आएगा? प्रेशर का। यहां पर ओल्ड में प्रेशर मेरा था 1 atm, न्यू में अगर मैं बात करता हूं, न्यू में जो मेरा प्रेशर है, मैं उसको रेड से लिख रहा हूं ताकि ध्यान जाए, वो है मेरा 1 बार। अब मुझे बताओ एटीएम और बार में रिलेशन क्या था, याद करना। 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 बार था। तुम मुझे बताओ क्या ज्यादा फर्क है दोनों में? क्या दोनों में ज्यादा फर्क है? नहीं, हम तो इसको ही 1 बोल देंगे जब हमें काम जरूरत पड़ेगी। तो फर्क इतना नहीं है, इस वजह से आंसर में भी ज्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन आजकल ये वाली वैल्यू चलती है, समझ रहे हो? आजकल क्या वैल्यू चलती है? ये वाली। बात करता हूं नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात करूंगा तो मेरा प्रेशर 1 atm ही रहेगा। प्रेशर क्या है? 1 atm, उसमें कोई ओल्ड न्यू नहीं है। लेकिन जो टेम्परेचर है, ध्यान रखना, टेम्परेचर नॉर्मल का मतलब क्या है? जो हमारा नॉर्मल होता है। कई बार नॉर्मल 20 भी हो सकता है, कई बार 18 भी हो सकता है, कहीं पे 25 भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, टेम्परेचर ना हर बुक में अलग अलग मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा, कहीं पे ये मिलेगा, कहीं पे 25 भी मिल जाएगा। तो तुम्हें इस टेम्परेचर का यूज नहीं होना, कहीं पर यूज तुम्हारा इसका होगा ही नहीं। मेन तुम्हारा बस एक बार आइडिया होना चाहिए, यूज होगा तुम्हारा सारा का सारा एसटीपी का। किसका यूज होगा सारा का सारा? एसटीपी। तो एनटीपी कंडीशन से टेंशन नहीं लेनी, हर बुक में अलग अलग होता है। ठीक है, तो हमें वैसे यूज तो हमारा स्टैंडर्ड वाला ही होता है, लेकिन मैंने लिखवा दिया ताकि दिक्कत ना हो। बोलो क्लियर है बात? बोलो बोलो, बात क्लियर है? नोट कर लो फटाफट। बेटा समझने वाला क्या था, अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया मैंने कि अगर आज के बाद मैं कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट करूंगा
तो मैं टेम्परेचर रखूंगा इतना और प्रेशर इतना रखूंगा। तो ये फिक्स कर रखा है साइंटिस्ट ने कि अगर इंडिया में एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो भी इस पे करेंगे, यूएस में हो रहा है तो भी ये कंडीशंस पे करेंगे, ठीक है, ताकि वैल्यूज अलग ना आ जाए। अभी बता रहा हूँ अक्षिता, 1 मिनट रुको, यूज बता के क्लास छोड़ूंगा, ठीक है, अभी यूज बता रहा हूँ। ठीक है चलो यूज कल ही करेंगे, ठीक है, वो क्योंकि मुझे एप्लीकेशन पार्ट है निकलवाना है। ठीक है, एक बात समझ लो, मैं तुम्हें चलो आंसर ही देता जाता हूं, कल उसका निकालेंगे, ठीक है, उसको निकालेंगे। इस पर जब मैं वॉल्यूम मेजर करता हूं, वॉल्यूम, ठीक है, वो मेरी आएगी 22.7 लीटर्स, लिख लो। इस पर जब मैं वॉल्यूम मेजर करूंगा वो आएगी 22.4 लीटर्स, और इस पे मैं लेके चलता हूं वॉल्यूम 22.4 लीटर्स। कल मैं इनको बताऊंगा ये आई कहां से वैल्यू, ये वैल्यू कल मैं आइडियल गैस इक्वेशन से निकाल के दिखाऊंगा। आज मैं तुम्हें बता दिया, कल मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, रट्टा नहीं मारेंगे। क्या निष्ठा बोलो, क्या पूछ रहे हो बताओ। हाँ क्लास ओवर भाई, क्लास ओवर। बोलो भाई निष्ठा क्या कह रही हो। डीपीपी आज दे दूंगा कोई ना कोई, ठीक है, टेंशन ना लो, आज डीपीपी मिल जाएगी। आइडियल गैस इक्वेशन पे जो गैस, ठीक है, हर टाइम पर डिपेंडेंट रहेगी तो वो आइडियल गैस होती है, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन को जो फॉलो कर रही है हर कंडीशन पे, ठीक है, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, ठंड हो, प्रेशर ज्यादा हो, कम हो, वो आइडियल गैस होती है। हर्षाबाद हार्ड कॉपी कैसे मिलेगी, सेंटर पे तो वही नहीं है ना, वही मतलब कि सॉफ्ट कॉपी होगी, प्रिंट आउट निकाल लेना, जिसको दिक्कत है वो प्रिंट आउट निकाल के कर सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है चलो। सब मोल कंसेप्ट है बेटा, सब मोल कंसेप्ट है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो किसी ने लेना है तो, अगर किसी ने नहीं लिखा।